राधे राधे। महादेव राधे राधे। आपके साथ इट्स नेवर अ पॉडकास्ट बट इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। मुझे ये पता है कि रुद्राक्ष जो होते हैं उनमें अलग अलग पावर्स या वाइब्रेशंस होते हैं। सप्तमुखी से बिजनेस बढ़ती है। जिनको धन कमाने की इच्छा है, लालसा है, वो सातमुखी और चौदहमुखी की तरफ जाते हैं। एक मुखी इट गिव्स यू मोर फीलिंग्स ऑफ वैराग्य। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो चुके हैं, वो बनते ही नहीं है। पर तुलसी और रुद्राक्ष साथ में नहीं पहने जाते, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। अघोरियों को मैं जब भी देखा तो देयर वाज नो फियर आई फेल्ट। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ या सोचता हूँ कि इज इट बिकॉज ऑफ सर्टेन लाइव्स आई हैव लेड बिफोर। पांचवा घर हमारा पास्ट लाइफ होता है। आप तांत्रिक थे पिछले जन्म में। पास्ट लाइफ में जो भी हमने किया होता है ना, पैदा होते ही ये टैलेंट आप लेकर आए थे। तो मैं एक शंख लेके गया था। दिस हैज बीन ब्लेस्ड बाय द अघोरी साहब। उन्होंने कहा कि शंख बजाने से एंटायर बॉडी और अंदर के जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, इट गेट्स वरसिष्ठान्ते वसत् और ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। क्या मतलब इसका, इस मंत्र का? इट्स अ दक्षिणामूर्ति श्लोक। तो हमारा साउथ है ना, तो वहाँ पे वी बिलीव इन वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा विच इज़ दक्षिणामूर्ति। Okay. तो उसमें हम उसको डिस्क्राइब करते हैं उनको इस स्तोत्र के द्वारा कि आप चिन्ह मुद्रा में बैठे हो। मौन व्याख्या मतलब आप मौन रह के भी आप व्याख्यान कर रहे हो। क्या व्याख्यान है कि हमको विजडम दे दो, बिकॉज यू आर अ मूर्ति ऑफ विजडम। तो इट्स दैट्स द सारांश ऑफ इट कि वी आर प्रेइंग टू दक्षिणामूर्ति सेइंग दैट प्लीज थ्रू योर साइलेंस ब्लेस अस विद द विजडम। ऐसे कहाँ कहाँ घूम रहे हो मयूर जी आजकल आप? लास्ट टाइम हम मिले थे तब से लेके क्या क्या जर्नी हो गई? मैं ऑलमोस्ट वंस इन 3 months या 2 months फीजी जाता रहता हूँ। और इंडिया में काफ़ी मतलब आई वेंट टू माई नेटिव प्लेस। वहाँ पे तेर था। तेर मतलब वो जो रथोत्सव बोलते हैं, रथ को खींचना एवरी ईयर होता है। तो मैं जगन्नाथ में भी होता है जैसे वैसे? एग्जैक्टली वही सेम। तो हमारे में भी होता है वो। मैं, मेरी पत्नी और आर्यन लड़का, हम तीनों गए। और बॉडी पूना में रह के भी काफ़ी सारा होता रहता है। तो आई एम राइटिंग अघोरी पार्ट 3। अभी तो पार्ट 2 लिखी थी आपने। हाँ, तो दोनों बेस्ट सेलर्स हुए हैं विद गुरुज ग्रेस। वो पेंगुइन ने कंफर्म कर लिया। आपने देखा था, मैंने पोस्ट देखा था। हाँ, और मैं थोड़ा ये हो गया कि ऐसे होता है कि ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कॉन्फ्रेंस कॉल में है ना। आपकी कोई बुक आप ही ने शायद पोस्ट किया था कि किसी एमएलए या एमपी ने को दिया गया है। मैं भी शॉक हो गया। गुजरात का एमएलए दिल्ली में कोई तो बाहर का आया था, तो उसने मेरी पुस्तक उसको दे दी एज अ गिफ्ट। तो somebody who knew and who knew him also, वो फोटोज को मिला। तो एंड इट्स कंप्लीटली मतलब शॉक टू बी, इट्स गुड शॉक। तो आई हैव टू मीट द एमएलए। आई हैड अ वर्ड विथ हिम बिकॉज अच्छा है ना कि कोई ऐसे सोच रहा है। और पुस्तक में जेन्युइनिटी है, मतलब इट्स नॉट ज़्यादा ये नहीं है, सिंपल है। तो मेरा डिस्कवरी पे भी आ गया। क्या है? I was on Discovery Channel as interviewed by Amish Tripathi as an expert on Aghoris. It was done on a boat in Kashi. तो बोट पे तैर रहे हैं? हाँ, मतलब बैठ के हाँ, ठीक है। और इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद I met an Aghori साधु जिसने उसी शूटिंग के दौरान उस दिन उसके बाद I was there for 3 days. वो प्लान करके जब ही हुआ था कि मैं आ रहा हूँ काशी में, तो I got to orchestrate a meeting with the Aghori साधु। तो उसमें भी काफ़ी सारे हो गए और कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस जो अभी ध्यान में आ रहा है
जैसे मैंने नितिन को भी बोला अबाउट why my own belief in astrology has become more strong now since I met you last time कैसे हुआ? when I was in college. तो क्या होता है ना, एक आप याद करिए, and that's what I wanted to bring up in this podcast, कि कभी कभी टाइम लगता है टू गेट टू नो. हर चीज़ उसी टाइम पे नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में के बाद व्हेन आई वाज 19-20 तो मुझे बाइक चलाने की बहुत उत्सुकता लगी थी, बिकॉज आफ्टर 18 ऐसे दोस्त भी थे RX 100 यामा लेके घूम रहे थे, तो मुझे भी चाहिए था. और उसके साथ यू ऑल्सो गेट सम एडिशनल बेनिफिट्स, लड़कियों को थोड़ा इम्प्रेस करना, और वो ठीक है, अच्छी बात है. तो मुझे भी लगा मुझे भी करना है. तो मैंने ठान ली थी कि मैं पिताजी को बोलूँगा मेरे को एक बाइक दिला दो. एंड ये सत्य घटना है. इट जस्ट हिट मी रिसेंटली कि बाप रे ऐसा हुआ. तो देन माय फादर एंड मदर अपेरेंटली उसी समय, देखो कोइंसिडेंस क्या है, उसी समय जिस दिन मैं उनको बोलने वाला था वो गए थे सांता क्रूज टू मीट एन एस्ट्रोलॉजर. उनको उन्होंने मेरी कुंडली दिखाई, बिकॉज मेरे माताजी पिताजी बहुत उसमें हैं, मेरी मम्मी अभी भी हैं काफ़ी. तो इस एस्ट्रोलॉजर को मिले, मेरी सिस्टर का भी दिखाया, मेरा भी दिखाया. व्हेन दे केम बैक तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि पिताजी हाँ बोलेंगे, बिकॉज व्हाई नॉट. तो मैं जब ये टॉपिक निकालने वाला था तो मैं पूछा आप कहाँ गए थे, तो बोले मैं हम गए थे एस्ट्रोलॉजी को मिलने, बैठ बात करनी है. तो उन्होंने कहा कि आपको 29-30 एज तक नो बाइक, नो टू व्हीलर, साइकिल भी नहीं. और मैं रेडी था उनको बताने के लिए कि मुझे बाइक चाहिए. तो टाइमिंग बहुत गलत था मेरे लिए. तो मैं बोला क्यों, क्या हो गया, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए. मैं ऐसे मेरी नाटक शुरू हो गया मेरा कि ये क्यों हो रहा है. सो देन माय फादर टोल्ड मी, एंड मम्मी भी थी, कि बाइक लिया तो वो बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजर कि 100% आपका एक्सीडेंट होगा. और माय डैड सेड इतना भी बोल दिया स्पेसिफिकली कि स्टिचेस पड़ेंगे और काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होने वाला है, तो नो बाइक. बाद में अर्न करके गाड़ी ले लो, बाइक नो. ऐसे बाप रे. तो मैं ठंडा पड़ गया. बाद में सोचा मैं कल बोलूँगा, लेकिन आई रियलाइज कि वो चांस ही नहीं है, मेरे को बाइक नहीं मिलने वाली है, बिकॉज दे वर हेड स्ट्रॉन्ग. एस्ट्रोलॉजर, मैं सोच रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर ने इतना तक बताया. उसने ये भी बताया कि शोल्डर का कुछ होगा, हाँ स्टिचेस पड़ेंगे. तो मैंने आई थिंक जो भी किया कि ये भी बोला कि कितने स्टिचेस होंगे, बोला नहीं उतना नहीं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग है, नो बाइक. ये हो गया तभी. बट वन थिंग वाज दैट ही सेड अप टू 30 इट्स लाइकली, सो प्लीज उसको देना मत बाइक चलाने को. आफ्टर 30 इट्स लेस, उसका जो प्रकोप है, जो कुछ है, इम्पैक्ट है. लेकिन फिर भी इट्स बेटर दैट ही डजंट. फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली मेरे पिताजी ने बताया कि 30 के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी केयरफुल, लेकिन गाड़ी ले लो, इट्स ओके, 4-व्हीलर इज बेटर. कट टू 7-8 years बैक. टुडे आई एम 52. सो इमेजिन 7-8 years बैक, मतलब आई मस्ट हैव बीन 44-45. तो तभी मुझे अंदर से फील हो गया कि चलो मैं ले सकता हूँ. अभी 30 का वो हो गया. तो इमेजिन करो मैं, एंड दैट टाइम इवन मेघना वाज क्वाइट फाइन कि चलो ले लो. सो आई बॉट एन एनफील्ड 500cc थंडरबर्ड, बड़ी बाइक. तो फैमिली में ऑफ कोर्स मम्मी डैडी वो दे रुके, तभी कुछ मतलब दे डिडंट से मच. कुछ नहीं हुआ. आई वाज एंजॉयिंग द बाइक. एंड मेरे को बाइक नहीं आती थी, आई लर्नड ऑन दैट बाइक ओनली. फिर भी मैं खुश था कि कुछ हुआ ही नहीं, आराम से चल रहा है, ज़िंदगी कट रही है. आई एम एबल टू गो एंड बाई ब्रेड, कुछ बाइक लेके छोटी छोटी राइड्स लेता था. लेकिन फिर भी पिताजी बोलते थे बी केयरफुल बाबा, हेलमेट डाल के जाओ ना. हेलमेट तो डालता हूँ, वो सब ठीक था. लेकिन मैं और खुश हो गया. और 2 years बैक आई बॉट अनदर बाइक, और एक बाइक ले ली. इट वॉज एन इंटरसेप्टर 650.
बढ़िया बाइक, सुपर्ब बाइक, इतनी सुपर्ब, पिकअप तो खतरनाक. Within a few months of buying that bike, I had the most horrific accident of my life, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था. मेरा तो उल्टा चल रहा था कि अभी तो कुछ होगा ही नहीं. मैंने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया ना 30 का, तो 2 बाइक ले लिए मैंने. आई मेट विद एब्सोल्युटली हॉरिफिक एक्सीडेंट. कैसे? इट वॉज नॉट दैट मैं जाके और एक मोटरसाइकिल से या गाड़ी से नहीं टकराया, नहीं. आई जस्ट वेंट ओवर अ स्पीड ब्रेकर जिस पे खड्डा था. इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक, आई प्रेस द एक्सेलरेटर, तो और जोर से गया और वो उल्टी हो गई. और जिस तरीके से मैं गिरा, आई स्किड अलॉन्ग विद द बाइक. मैं स्किड हो गया और आई हिट द स्टेशनरी वाटर ट्रक. तो मैंने हेलमेट ऐसे पहना था. हाँ, हेलमेट ऐसे पहना था. अगर वो नहीं पहनता तो आई वुड हैव बीन डेड 100%. ये पूरा फूट गया बिकॉज आई हिट इतना जोर से था कि ये फ्रैक्चर हो गया. बिकॉज मेरा पूरा सिर ऐसे हो गया. ये कट हो गया तो यहाँ पे प्लेट डाल दिया. ये आई टू वेयर द वो जो कुछ होता है वो नेक ब्रेस, सपोर्टर होता है, सपोर्टर. ये जो रिब्स है वो टूट गए. बच गया, वो गुरु का आशीर्वाद था. लेकिन नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आफ्टर वी स्पोक आफ्टर द पॉडकास्ट, एंड वो थॉट्स आ रहे थे कि यू नो समटाइम्स आई सेड टाइम टेक्स टाइम. तो देन आई रियलाइज कि अरे बाप रे, ऑफ कोर्स ही हैड सेड बी केयरफुल अप टू 30, बट उसके बाद भी यू हैव टू बी केयरफुल, ये भी बोला था. लेकिन जो हुआ वो होना ही था. yes. You know, I don't know, you're the expert really in astrology, but I thought to myself कि शायद it was like, you know, शायद ठीक है वो जो कुछ है वो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 30 का आपने वो बाईपास कर लिया, चलो you have passed that exam, हुआ नहीं एक्सीडेंट. लेकिन एक बार ऐसी भी होती है ना इसमें कि कई बार एस्ट्रोलॉजर सोचते हैं कि 30 तक तो इसको अकल आ जाएगी, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, तो उसके बाद खुद ही संभाल लेगा. तो वो एक उम्र बोल देते हैं 28, 29, 30 तक संभल के रहना. जैसे मांगलिक के केस में भी यही बोला जाता है कि 28 के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप समझदार हो जाओगे. तो आप अपने मांगलिक बेसिकली मैरिज में प्रॉब्लम के लिए मंगल भगवान बड़े फेमस है. जैसे उनका एक ही काम हो शादी खराब करना, ठीक है. तो बोला जाता है 28 के बाद आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, बट एक्चुअली वो हमेशा रहता है. सच बात है. तो वो मंगल तो बैठा है मांगलिक बना रहा है, तो वो हमेशा ही रहेगा. पर हाँ, ये इसलिए बोला जाता है कि शायद आपको और मैच्योरिटी आ जाएगी तो आप बेहतर हो जाओगे, आप खुद ही अपने अच्छे बुरे के डिसीजंस ले लोगे, शायद इस वजह से बोला होगा. लेकिन जैसा आप कह रहे हो ना कि कुंडली में कोई योग होता है ना, जैसे डाइवोर्स का योग है, एक्सीडेंट का योग है, तो मैनिफेस्ट होगा. वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता उसको, पॉसिबल ही नहीं है. उसको हम पैसिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा सस्ते में निपट सकते हैं. बाइक की जगह साइकिल आ सकती है. मतलब आप ये कह रहे हैं कि शायद द एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो थॉट दैट उसके बाद मयूर को थोड़ी अकल आएगी एंड ही विल नॉट. यस, वो ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, नॉर्मल से गाड़ी चलाएंगे. और शायद मे बी एक एज के बाद यू डोंट बाय अ बाइक, राइट. तो मैं तो क्या पता वो आ गया मयूर भी मयूर. लेकिन एक प्रश्न तो एक ये था कि आई रियलाइज्ड, एंड अनदर थिंग अरुण, जो मुझे और एक बात मुझे आगे मन में कि कैन एनी एस्ट्रोलॉजर say that you will become a doctor या engineer या a particular profession, because वो तो some centuries वो आ गया ना नाम engineer, doctor, but maybe they can predict कि उसकी स्थिति कैसी है. Maybe his observation is good, तो he can become a doctor, or he can, but he will become doctor. तो आपको क्या लगता है उसके बारे में कि can they predict like that कि वो PhD ही करेगा, या is it based on how do you look at it? I'm just a bit confused. इससे भी ज़्यादा, ठीक है. अच्छा, इससे भी ज़्यादा तो होता क्या है ना कि नेचुरल कर्म कारक शनि होता है आपका. तो आपका शनि के आगे जो भी प्लेनेट बैठा है उस करियर में आप जाते हो, उस करियर में आप इंटरेस्टेड होते हो. जैसे सैटर्न के आगे अगर मार्स बैठ गया तो आप टेक्निकल चीज़ें, इंजीनियरिंग में, इनमें आपका इंटरेस्ट बहुत रहेगा. अच्छा, ओके. और सैटर्न के पीछे जो बैठा है वो आपकी चाहत है, ठीक है, वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको आप बार बार पाना चाहते हो, पर वो अब एक्स बन चुकी है. और शनि के आगे जो बैठा है वो फ्यूचर है आपका. तो क्योंकि शनि कर्म का कारक है,
जैसे मंगल बैठेगा तो इंजीनियरिंग हो गया या फिर मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी होता है, तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन डॉक्टर में ले जाता है, डॉक्टर बना देता है, मेडिकल प्रोफेशन में ले जाता है। वहीं पे सैटर्न मरकुरी अगर है तो वो आपको फार्मेसी या दवाइयों के बिजनेस में ले जाएगा, अच्छा। ऑर्गेनिक दवाइयाँ हो या जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में ले जाएगा, नर्सिंग के काम में ले जाएगा आपको। मरकुरी बिजनेस में भी ले जाता है या बोलने के काम में भी ले जाता है। तो ऐसे वीनस अगर आगे बैठा तो क्रिएटिव काम में आप जाओगे, क्रिएटिविटी में आप अच्छा। जाओगे, ठीक है। जुपिटर आगे बैठा तो ये तो बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं। एक इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज आई फील आई एम वेरी क्रिएटिव, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिविटी। तो आपको याद है लास्ट टाइम एक पेंटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी और आपने उसको एक मेरा प्रेजेंटेशन आपने एक्सेप्ट किया था। तो आपने जब भी कहा वीनस से क्रिएटिविटी, वो थोड़ा आप एलैबोरेट कर सकते हो? बिकॉज आई एम श्योर पीपल आर वाचिंग आल्सो वुड लाइक टू नो कि वीनस का क्या कनेक्शन है क्रिएटिविटी के साथ। वीनस रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को। अच्छा। तो अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा है, वीनस अच्छा है का क्या मतलब, खुद की राशि में बैठा है या फर्स्ट हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, अच्छा। या फिर आपके कर्म शनि के साथ बैठा है, तो आपके काम में क्रिएटिविटी आ जाएगी। ओके ओके ओके। सो अगर वीनस अच्छा है तो आप क्रिएटिव हैं, नेचुरली क्रिएटिव है। और क्रिएटिविटी देखी जाती है कुंडली के पांचवें। आप एक काम करते हैं, आपकी कुंडली लगाते हैं, ठीक है, और कुंडली देखते हैं ऑन द स्पॉट, और मैं आपको आपकी कुंडली एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आएगा बेहतर। जो आप ठीक है, कह सकते हैं बस कहो। अच्छी बातें कहेंगे हम बस, ठीक है। तो जैसे ये कुंडली है आपकी, ठीक है, Okay. इसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 5 6 7 नंबर। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं। जैसे एरिस का नंबर 1 है, टॉरस का नंबर 2 है, जेमिनी का 3, ये फिक्स नंबर है। एक्वेरियस का 11, पाइसेस का 12 नंबर। जैसे आप, अब इसमें क्या, ये राशियों के नंबर है, ये हर किसी की कुंडली में अलग अलग तरह से होते हैं। तो आपके में ये पैटर्न है, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है, जो इंसान के खुद का हाउस होता है, दैट इज फर्स्ट हाउस, पहला घर, जहाँ पे नंबर 3 लिखा है आपका। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले घर में 3 नंबर की, ASMOK करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाती है यूजुअली जब शुरू में कुंडली देखता है आदमी कि यार पहला घर है, नंबर पहला है, पर 3 क्यों लिखा है या 7 क्यों लिखा है वहाँ पे। तो घर हमेशा फिक्स होते हैं, जैसे घर है ये फिक्स है, पर यहाँ के लोग रहने वाले बदलते, या इसका हमारा एड्रेस बदलता रहता है। मैं कल को कहीं और रहूँगा तो एड्रेस बदल जाएगा मेरा। तो आपके पहले घर का एड्रेस है 3, ये जेमिनी है, ये बुध की राशि है। बुध रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा से बचपन से वो जो एक एक्सट्रोवर्ट वाली क्वालिटी होती है ना, कि दोस्त बना लेना, कहीं भी जाना, रम जाना, वो आपके अंदर रहेगा। ये कुदरत ने दिया है आपको, ये कुंडली बता रही है। दूसरा, आपके पहले घर में चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, तो ये मूडी लोग होते हैं, ठीक है, अपने मन से अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग होते हैं। और केतु भी बैठा है तो स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। केतु हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो आंखों से नहीं दिखती है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस की तरफ इनका मन, मून हमारा मन है, ऐसे एक्सपीरियंसेस की तरफ इनका मन जाएगा। लेकिन कई बार मून केतु जैसे साथ में हो जाते हैं, हाल अभी बहुत दूर दूर है आपके, ठीक है। जैसे एक मून की डिग्री देखोगे आप 0.8 लिखिए और केतु 21 है, तो काफ़ी गैप है। पर अगर किसी का ये पास हो जाता है ना, तो उसे अकेलापन बहुत लगता है, उसे लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, या मेरी थिंकिंग ऐसी है कि तुम मुझे क्या समझोगे, ठीक है। पर आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी थोड़ा बहुत अकेलापन या एक चाह होती है टू बी ऑन माई ओन। यस, हो सकता है। वो है ना, एक ही हाउस में बैठे हैं ना। अभी देखिए, आपका एक्सीडेंट कराने का, जब भी किसी की कुंडली में मंगल राहु एक साथ दिख जाए, मंगल है व्हीकल, राहु है उस व्हीकल को गिराने वाला, ठीक है, तो जब भी किसी की कुंडली में दिखाई देगा तो ये व्यक्ति का 0721, यस, तो और ये आपके 7th हाउस में बैठा है, यानी कि आफ्टर मैरिज होगा, ठीक है। तो 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज, ठीक है। मंगल राहु है तो गाड़ी का रंग लाल, ग्रे या नीला हो सकता है, ठीक है। था इसमें से कुछ लाल रंग था, तो इन्हीं गाड़ियों से एक्सीडेंट होगा आपका, ठीक है। राहु को बोलते हैं चलती हुई गाड़ी में रोड़ा अटकाना। तो मार्स गाड़ी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन किसी के भी चार्ट में, बच्चे के चार्ट में कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखता है तो पहले तो यही हिदायत देता है कि भैया गाड़ी धीरे चलाना, धीमी चलाना। मैं भी अपने कोर्सेज में ये बताता हूँ। इसका एक और साइड बैक होता है कि ना, ये लोग एग्रेसिव बहुत होते हैं, करना है तो करना है, ठीक है। मंगल, मार्स आपका इम्पल्स है, आपका एग्रेशन है, राहु बूस्ट कर देता है। राहु के साथ जो बैठता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये लोग इम्पल्स भी बहुत हाई होते, तो आपका गुस्सा भी बहुत तेज होगा। जिसने देखा होगा उसने देखा होगा, ठीक है। फिर अभी आपके देखिए, आपका शनि 12वें घर में बैठा है, ठीक है। तो ये आपको शनि जब 12वें घर में बैठ जाते हैं तो अच्छा होता है शनि 12वें घर में, ठीक है, मनी फ्लो बना के रखता है, ठीक है, पर पैसा बचने नहीं देता, ठीक है। और बार बार ये व्यक्ति सोचता है ना, मुझे डिसिप्लिन बनाना है मनी में, मुझे डिसिप्लिन बनाना है मनी में, पर शनि कहता है बना ले चुके बेटा तुम, ठीक है। ये शनि, और इधर देखिए वीनस,
ठीक है। हाँ हाँ ये इसे हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर मैं समझाऊं, शनि से 5वें स्थान पर या शनि से 9वें स्थान पर जो ग्रह आ जाता है वो आपके करियर में इन्वॉल्व हो जाता है। आपके करियर में वो चीज़ें आनी ही आनी है। तो अगर हम शनि से काउंट करिए, एक शनि को एक हाँ, मानेंगे, हाँ 2 जहाँ पे मून है, हाँ 3 जहाँ पे खाली है, 4 नंबर हाँ लिखा हाँ है, हाँ 5 5 पे कुछ नहीं खाली है, तो वहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं आया। फिर 6 7 8 9 10, ठीक है, 9, ठीक है, यहाँ पर 7 8 9 9 यहाँ पर आएगा जहाँ पर वीनस लिखा है। हाँ ठीक है, अगर हम शनि से काउंट करें तो जहाँ वीनस लिखा है तो आपके काम में क्रिएटिविटी आनी है। अच्छा ठीक है, जुपिटर भी है तो आपके काम में टीचिंग भी आनी है। जुपिटर इज अ टीचर, तो आपको पढ़ाना भी है, तो काउंसलिंग। मेरा प्रोफेशन ही है, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपके आने ही है, आपको आप ना चाहते हुए भी आप पढ़ाओगे, और सबसे पहले आपने पढ़ाया फिर आपकी क्रिएटिविटी जागी। या पहले आपने जुपिटर इज काउंसलिंग, कंसल्टिंग, टीचिंग, समझाना दूसरे को, सब कुछ है। अच्छा, आप बहुत अच्छे टीचर होगे, आपको तारीफ मिलती होगी। जुपिटर नीच का है ना आपका, पर आपको स्टूडेंट अच्छा नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, मतलब स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो आपका काम चोरी करके भाग जाएं। ठीक है, अगर आपने कुछ क्रिएट किया, रिसर्च करी, तो कहेंगे लाओ हम दे दी, अपने नाम से उसको प्रोपोगेट करेंगे। बट यू आर अ वेरी ग्रेट टीचर, क्योंकि जब भी जिसका जुपिटर डेबिलिएटेड होता है, नीच का जुपिटर होता है, तो उसको, उस गुरु को जितना उसके पास है सब देना आता है। कि मेरे पास अगर मुझे ABCD ही आती है तो मैं पूरी ABCD सिखा दूंगा तुम्हें। ये जुपिटर करता है। वीनस से क्रिएटिविटी आ गई आपकी। ठीक है, सन आपका अच्छा है, मरकुरी आपका गुरु सूर्य के साथ, ये जो 9th हाउस है जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये पिता का घर होता है और भाग्य का घर होता है। एमी क्या है? एमी इज मरकुरी, बुध। अच्छा, सन एंड मर्क्यूरी। हाँ, सन एंड मरकुरी। तो ये सन एंड मरकुरी ना आपका, इसको राजयोग भी बोलते हैं, इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, नॉलेजेबल होता है, अच्छा सॉफ्ट है, सॉफ्ट राजयोग बनाता है ये। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं 9th हाउस में, 9वें घर में। तो पिता प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फादर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। और फादर कुछ गलतियां भी करते हैं और बाद में सुधर जाते हैं। यानी जैसे किसी को पैसा उधार दे दिया, ठीक है, और आपने कहा क्यों दे दी, चाचा जी प्रॉपर्टी क्यों दे दी आपने, ठीक है, पर बाद में पापा को समझाओ तो समझ भी जाते हैं। ठीक है, सो ये है। इसके बाद इन प्लैनेट्स के एस्पेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में मैं ध्यान से देखूँ तो आपका चंद्रमा और आपका सूर्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, चंद्रमा सूर्य तो एक तो मम्मी पापा तो हो ही गए। मून इज़ योर इमेजिनेशन, मून इज़ योर मूड। ठीक है, आपसे ना कोई काम करवा नहीं सकता मयूर जी, आपको करने का मन है तो आप करोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बताना कि कितना सही कितना गलत है। मून के साथ केतु बैठ गया है ना, तो मन उचट बहुत जल्दी जाता है। जैसे आज इस पॉडकास्ट, लेट्स सपोज आप पॉडकास्ट ले रहे होते तो 2-3 महीने बाद, नहीं अभी कुछ नया करते हैं यार। ठीक है, मून आप आसमान में, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई गेट बोर्ड वेरी फास्ट। आपको ना बहुत वो चाहिए, चीज़ें बदलें जल्दी जल्दी, डायनेमिक चीज़ें हों। ठीक है, एक जैसी चीज़ लंबे समय तक आप बोर हो जाओगे। विच इज़ वाई क्रिएटिविटी हेल्प्स मी। यस, क्रिएटिविटी हेल्प्स यू, क्योंकि उसमें कुछ नया, वो आपका DNA से जो पेंटिंग आप बनाते हो, ठीक है, कुछ भी बन सकता है उसमें। ठीक है, वो स्टेगनेंट नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। आपको कुछ पूछना है इसमें? नहीं, अबाउट हेल्थ। आपकी लाइफ 29 के बाद बदली होगी क्या? कुछ मेजर इवेंट हुआ होगा 29 में? कुछ हुआ था, याद है? कैलाश मानसरोवर हुआ था। ओके, ठीक है। तो जिनका भी जेमिनाई असेंडेंट होता है ना, ये जेमिनाई मतलब बुध, बुध मतलब गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध अपने महल से 29 साल की उम्र में बाहर निकले थे। अच्छा। तब जाकर उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक लाश और एक बीमार लोग दिखे थे, तो उनका मन बदला था। So when I was 29, that's that age when I went to कैलाश मानसरोवर with my guru, गौतम बुद्ध। उसके बाद ही सब कुछ चेंज हो गया। यस, एग्जैक्टली। पूरा ये जो, तो आप ना गौतम बुद्ध का जो लाइफ है ना, वो आप अपने लाइफ में देखोगे। ठीक है, फादर ने रोका होगा, ठीक है, कि मत करो यार ये सब, कुछ और काम कर लो, ये वो, जैसे उनके फादर ने रोका था। ठीक है, तो और 29 के बाद वो बाहर निकले, एक्सपीरियंस किया उन्होंने दुनिया को, और पूरी तरह से बदल गए। फिर घर छोड़ के वो घूमते ही रह गए। ठीक है, तो वही जिनका भी जेमिनाई असेंडेंट होता है 29 की एज उनकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ एक मेजर इवेंट ज़रूर हुआ होता है उनकी लाइफ में। हेल्थ रिलेटेड कुछ दिखता है आपको? तो सेहत के लिए होता है छठा घर, जिसमें हम बीमारियां देखते हैं। छठे घर के मालिक मंगल है, राहु के साथ बैठे हैं। तो आपको BP का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम के प्रोन हो आप, सबसे पहले कुछ पकड़ेगा तो यही पकड़ेगा। ठीक है, दूसरा मंगल एक्सीडेंट्स। ठीक है, राहु के साथ तो जब मंगल का दशा रहेगा या राहु का दशा रहेगा, वो टाइम बहुत केयरफुल रहना है। उस टाइम पे ज़्यादा बदमाशी नहीं, वो अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी बुध का दशा चला, अभी तो आपका चल रहा है दशा
जहाँ पे आपको बोलने का मौका बहुत मिलेगा, जैसे पॉडकास्ट में बोल रहे हो या आपके सेमिनार्स लगेंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ है इसी साल, ठीक है, इसी साल 2025 में शुरू हुआ है और उसके बाद ये चलता रहेगा ये सिलसिला अभी 2026 के। बिकॉज मेरे विजिट्स टू फिजी आइलैंड्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट ईयर। दैट्स तो बुद्ध है ना, बुद्ध बोलने का उसे कहा जाता है वाणी का देवता है ये, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जब आपको अपनी वाणी का काम करना पड़ेगा। और आपके करियर में तो है ही इम्पोर्टेंट आपका स्पीच, ठीक है, क्रिएटिविटी। आप चाहें तो आप एक एमराल्ड पहना करें, ठीक है, ग्रीन कलर का स्टोन आता है, उसकी माला भी पहन सकते हो आप, और पहन सकते हो। तुलसी पूजा आपके लिए बहुत सूटेबल होगी, ओके, ठीक है। घर में तुलसी रखना, तुलसी की माला पहनना, ये भी आपके लिए सूटेबल है। पर आप जैसे रुद्राक्ष वाले आदमी हो ना, ठीक है, तो एक वो है, एक मैं इसको मिथ बोलता हूँ, हो सकता है मेरी नॉलेज बहुत ना हो, पर तुलसी और रुद्राक्ष साथ में नहीं पहने जाते, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। मैंने सुना। ये स्टोरी कनेक्ट होती है जलंधर से, ठीक है। जलंधर की वाइफ वृंदा थी, तो वृंदा का सतीत्व बहुत ज़्यादा था, तो जलंधर को कोई मार नहीं पाता था, ठीक है। तो अभी वृंदा का जो पति के लिए जो प्रेम या समर्पण था उसे खत्म करना था, तब जाके जलंधर का वध हो पाता। अच्छा। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धर के वृंदा के सामने गए, और वृंदा को लगा मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो उनका सतीत्व वहाँ पे ब्रेक हो गया। तो वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओगे, ठीक है। और वृंदा को वरदान मिला कि आप एक तुलसी की जगह हर घर में पूजी जाओगी तुलसी को लेकर। अच्छा। और जो भगवान विष्णु पत्थर बने उन्हें शालिग्राम कहते हैं। हाँ। तो हमेशा तुलसी के साथ शालिग्राम रखा जाता है। अच्छा। तुलसी का विवाह करवाया जाता है। अच्छा। ये वहाँ से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये बुद्ध को मजबूत करने का उपाय बन जाता है। जो लोग तुलसी का उपाय पूजा करते हैं, घर में तुलसी रखते हैं, इसलिए जिनके घर में बिजनेस डाउन होने वाला होता है ना, मरकुरी रिप्रेजेंट बिजनेस ऑल्सो, तो जब बिजनेस डाउन होने वाला तो घर की तुलसी सूख जाती है। अच्छा, ठीक है, वो इंडिकेट करती है आपको, ठीक है। तुलसी को घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए, वो बुद्ध का ही दिशा होता है। सो मुझे इफ़ यू अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे ये पता है कि रुद्राक्ष जो होते हैं उनमें अलग अलग पावर्स या वाइब्रेशंस होते हैं। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष जो होता है, काफ़ी सारे, पंचमुखी सबसे कॉमन है, एक मुखी है, लेकिन सप्तमुखी से बिजनेस बढ़ती है। तो मेरा ये आकलन है या इन्फरेंस है कि इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ क्लैरिटी, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन कि अब कुछ करना है, वो सब इट चेंजेस योर थॉट प्रोसेस। द सप्तमुखी, एक मुखी हैज़ गॉट अलग वाइब्रेशंस, इट विल मेक यू, ये मैंने पढ़ा है एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल्सो, इट गिव्स यू मोर फीलिंग्स ऑफ वैराग्य। एक मुखी से ऐसे लगता है सब छोड़ना है, इट टेक्स यू मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इट लेट्स यू, भाई मैं तो सब पहनता हूँ, तीनों पहनता हूँ, तो ऐसे कहते थे कि आफ्टर मैरिज इमीडिएटली डोंट वेयर एक मुखी बिकॉज यू कांट हैव वैराग्य आफ्टर मैरिज, वो तो उल्टा हो जाएगा। सो आई डिडंट ऑफ कोर्स, बट देन मुझे बाद में मिला ये। तो सिमिलरली डू यू थिंक दैट जैसे इनसे वाइब्रेशंस निकल के इट इन्फ्लुएंसेस द माइंड थिंकिंग, तुलसी जो आपने कहा कि पहनने से यू फील सम पीपल शुड वेयर इट, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो फिर वो तुलसी ड्राई हो जाती है। सो is it about energies that the tulsi has that plays a role on the mind also, just like the rudraksh? Yes, मैं अभी वही बात आ रहा था अपनी कंप्लीट करने। तो तुलसी की ये कहानी है, ठीक है। अब जो जलंधर था ये भगवान शिव से लड़ने जा रहा था और शिव जी ने उसको वध किया था। तो शिव जी हो गए रुद्राक्ष, विष्णु जी हो गए तुलसी, तो ये क्लैश हुआ था। और यहाँ से फिर वो स्टोरी बन गई कि तुलसी और रुद्राक्ष को साथ में मत पहनना, ठीक है। पर अभी क्या है कि लोग जैसे जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इन लोग ये भगवान विष्णु को समर्पित हैं, तो ये तुलसी माला पहनेंगे, कंठी माला पहनेंगे, आपको दिखाई देगा। करेक्ट। ये रुद्राक्ष नहीं पहनते, इनको ऐसा लगता है कि हम तो विष्णु जी के भक्त हैं, हम सही बात है, हम वैष्णव के। ऐसे जो सैविज्म को फॉलो करते हैं, महाकाल को के भक्त होते हैं, वो रुद्राक्ष पहनेंगे, हम तुलसी नहीं पहनेंगे। पर ये लोग भूल जाते हैं कि भगवान विष्णु के कितने प्रिय शिव जी हैं और शिव जी के कितने प्रिय भगवान विष्णु हैं। तो ये एक मिथ बन चुका है कि तुलसी और रुद्राक्ष साथ में मत पहनो, ठीक है। ये यहाँ से आई। अब रही बात आपकी, तो तुलसी इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मर्कुरी इन योर हाउस।
अच्छा। तो कुंडली और ज्योतिष को अगर हम जोड़ें तो बुध को रिप्रेजेंट करता है आपके घर में। बुध को सारे प्लान जो हरे रंग के पौधे हैं वो सब बुध को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष के अंदर। पर तुलसी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मरकुरी, और तुलसी में एक डिवाइन ब्लेसिंग भी है जो हमारी कथाओं से जुड़ी हुई है। तो तुलसी का घर में बार बार सूख जाना, एक तो कुछ लोग गलती करते हैं, छोटे से पॉट में लगा देते हैं, लोटा भर भर के पानी डालते हैं तो खराब हो जाएगा। एट द एंड वो एक पौधा है, Correct, उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं करो कि ऐसे भी लगा दिया। इसीलिए आप कई जगह गाँव में देखेंगे जब तुलसी लाई जाती है ना तो एक अच्छे मुहूर्त पे लाई जाती है, पुष्य नक्षत्र में लाई जाती है। बैंड बाजे के साथ पौधा लाया जाता है, उसको ऐसे जीवित माना जाता है। उसका क्या, उसको ठंडियों में ढक देते हैं कपड़े से कि ठंड ना लग जाए इसको कहीं। दिया जलाया जाता है। तो ये बुध को ठीक करना है। बुध जब ठीक रहता है तो घर के बच्चे, मरकुरी रिप्रेजेंट चाइल्ड, जैसे मैंने कहा ना यंग दिखता है, ग्रहों का राजकुमार है, तो आपके घर के बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। जैसे किसी घर में बच्चा बोल नहीं रहा है, आजकल स्पीच इशू बहुत आ रहे हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, 2 साल 3 साल हो गया उसने बोलना नहीं शुरू किया, तो घर में तुलसी रखिए, तुलसी का पानी पिलाइए, तुलसी के पत्ते खिलाइए, जो पत्ते गिर जाते हैं उससे, तुलसी की जो लकड़ियाँ टूट के गिर जाती हैं गमले में, उससे दिया जलाइए आप। ये घर का बुध ठीक है, पूरे घर का बुध ठीक होता है इससे। और बिजनेस, मरकुरी रिप्रेजेंट बिजनेस इंटेलेक्ट, वो भी बेहतर होता है। अब जो बात आपने रुद्राक्ष की कही ना, 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं बिजनेस सेंस में भी बोलूँ, या जैसे हमारी जेम्स मंत्रा चलती है, तो अगर हम एक महीने में देखें किस चीज़ के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आए, तो 7 मुखी इज़ द, मतलब वो इतना आगे है कि सेकंड नंबर वाला उससे बहुत पीछे है ठीक है। तो लोगों को 7 मुखी की इंपॉर्टेंस पता है। 7 मुखी ज्योतिष की बात करें तो सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है, शनि से रिप्रेजेंट होता है, और इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बट मुझे एक्चुअल में 7 मुखी क्या करता है, जब आप 7 मुखी पहनते हो तो आपको मेहनती बहुत बना देता है। अच्छा। आपकी लेजीनेस खत्म कर देता है। अब वो सारे आइडियाज, थॉट्स, क्रिएटिविटी जो आपने सोचा था मैं कभी करूंगा, अब वो आप करने लग जाते हो। 7 मुखी पहनने के बाद आपको रियलाइज नहीं होता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको वो अहंकार नहीं आने देता। शनि कभी अहंकार नहीं आने देता, वो अहंकार खत्म करता है। तो इसलिए 7 मुखी हर उस व्यक्ति को जो वर्किंग एज में है, जिसको काम करना है, दौलत कमानी है, पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, उसके लिए 7 मुखी है। 14 मुखी भी यही सेम काम करता है, वो इसका पावरफुल वर्जन है। 14 मुखी भी सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है और वो भी यही सब काम करता है। तो जितने भी आप देखेंगे ना जिनको धन कमाने की इच्छा है, लालसा है, ज़्यादा धन कमाने की इच्छा, लालसा, वो 7 मुखी और 14 मुखी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो 1 मुखी का आपने बात किया, तो एक तो मिसकंसेप्शन है कि 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाल से मिलता ही नहीं है। अच्छा, वो झूठ है वो, ठीक है। वो अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो चुके हैं, वो बनते ही नहीं है, ठीक है, वो पैदा ही नहीं होते। आप जो काजू शेप वाला देखते हो वो रामेश्वरम से आता है। अच्छा, चेन्नई या साउथ के एरिया से आता है। वो एक सब्स्टिट्यूट है 1 मुखी का, क्योंकि वो असली वाला नहीं मिल रहा आपको, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट पहन रहे हो। काम वो भी अच्छे से करता है, ऐसा नहीं कि कोई खराब काम करता है। वो भी एक रुद्राक्षी है, वो भी रुद्राक्ष है, नकली नहीं है। पर वो 1 मुखी नहीं है, नेपाली 1 मुखी नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट 1 मुखी आप उसे कह सकते हो। इट इज़ लाइक कि हम हीरा नहीं पहन पाए तो जरकन पहन लेंगे, ठीक है, या ओपल पहन लेंगे, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। 1 मुखी अभी इसमें बहुत स्कैम होते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, ऐसे 2 मुखी लिया, उसकी लाइन रब कर देते हैं रेगमाल से या उससे, ठीक है, और कह देंगे देखो 1 लाइन है, ये 1 मुखी है। आपको एक किस्सा बताता हूँ, प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर थॉट, लेकिन कनेक्टेड है। ये जो स्कैम के बारे में, मेरे एक मामा गए थे ऋषिकेश, तो मेरे पास एक किसने दिया हुआ 1 मुखी है, तो उनको चाहिए था। तो वो जब भी गए तो उन्होंने 1 मुखी वहाँ से लिया, और जहाँ से लिया उन्होंने उनको एक सर्टिफिकेट दिया कि दिस इज़ सर्टिफाइड टू बी 1 मुखी। तो घर आए वापस, आई वॉज इन मुंबई दैट टाइम, तो मुझे देखा है, मैं भी लेके आया मेरे मामा। तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स जेन्युइन? सो मुझे पता नहीं, मैं बोला एक ही पता है कि मे बी यू कैन पुट इट इन वाटर, वो पानी में अगर तैरता है तो इट्स नॉट जेन्युइन, इफ इट गोज डाउन इट्स जेन्युइन, आप चेक करो। तो बोला ओके आई डेफिनेटली। तो गए घर और वापस नेक्स्ट डे आए, वो इसके लिए आए, दिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला आई डोंट नो व्हाट दिस इज। तो उसने निकाला, देखा तो वो रुद्राक्ष था ना, वो पानी में डाला था, इट सीम्स उसका साबुन बन गया था। इट हैड बिकम पिघल के। तो वो ये क्या है, दे गिव मी सर्टिफिकेट। तो उनको सर्टिफिकेट दिया कि ये है जेन्युइन करके, लेकिन इट वाज नॉट,
तो यू आर राइट, इट्स वो बहुत पहले की बात है, अभी भी चल रहा है वही। सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष जो फेमस है वो नेपाल के हैं और सबसे ज़्यादा नकली भी वहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग एमसील से रुद्राक्ष बना देते हैं। डाई होता है, एमसील डाला, उसमें कलर कर दिया उसके ऊपर। अभी इसमें क्या करते हैं, ओम बना देंगे, ठीक है, त्रिशूल बना देंगे, कहेंगे ये देखो ओम आया, नेचुरली आया, तो ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी भी रुद्राक्ष को अगर आपको जानना है कि असली या नकली है तो पानी वानी में मत डुबाइए, उसका एक्सरे करा लीजिए। रुद्राक्ष एक वो है, बीज है, ठीक है, उस बीज के अंदर भी सीड्स होती हैं। करेक्ट। ठीक है, और ये एक बड़ा चमत्कारी पौधा है। इसका पहले नीले रंग का होता है इसका फल, फिर वो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इस फल के अंदर बीज होता है, बीज के अंदर भी बीज होता है। ये एकमात्र एक ऐसा पौधा है जिसपे फल अलग अलग लग रहे हैं। अब आपने यही सुना होगा, आम के पौधे पे आम ही लगेगा ना। हाँ, ठीक है, और जैसे अल्फांसो है तो अल्फांसो ही लगेंगे सारे। करेक्ट। पर रुद्राक्ष में एक मुखी भी उसी पौधे से आ रहा है, 10 मुखी भी उसी पौधे से आ रहा है, 5 मुखी भी उसी पौधे से आ रहा है। जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें दिख जाता है कि रुद्राक्ष के अंदर कितने पोर्स हैं, कितने बीज हैं। और आप मानेंगे नहीं, जैसे 5 मुखी है ना तो 5 सीड्स दिखाई देंगे एक्सरे में। 10 मुखी रुद्राक्ष है तो 10 सीड्स दिखाई देंगे आपको। यही सबसे ऑथेंटिक तरीका है फिलहाल के लिए, जिसमें आप रुद्राक्ष असली नकली है पता कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस ऑब्वियसली नहीं, कई सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे जेम्स मंत्रा में आप लो रुद्राक्ष, हम आपको एक्सरे रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, और नहीं तो डेंटिस्ट के पास जाइए। ठीक है, कोई ना कोई डेंटिस्ट मिलेगा, 100-200 रुपए लेगा, वो आपका एक्सरे करके दे देगा तुरंत। ठीक है, तो जिनके मन में वहम है तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। ऑलवेज बेटर टू बी श्योर ना देन टेक द रिस्क। इसके अलावा एक पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था वो था, व्हेन आई मेट द अघोरी साधु इस टाइम आफ्टर माय शूट विद डिस्कवरी, तो मैं आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट स्तोत्रम्स, बिकॉज मैं काफ़ी उसमें बिलीव करता हूँ। मैं आपके ऐप पे भी मैंने चैंटिंग्स किए हैं, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इट इम्पैक्ट्स एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स उनके भाषा में उन्होंने कहा, लेकिन मैं उस तरीके से उसको मैंने समझ लिया कि इट हैज़ एन इम्पैक्ट। तो ऑफ कोर्स ये इट्स नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद एस्ट्रोलॉजी, लेकिन डू यू थिंक दैट ऐसा कुछ मंत्र है या स्तोत्र? लेकिन मेरे पास I chant some things which helps my बुद्ध, maybe my creativity। जैसे मैं जप करता हूँ, तो जप करने के टाइम पे जो बीज अक्षरा है, I cannot reveal the japa, but I get ideas. It elevates the mood also। तो ऐसा आपको लगता है कि to make a person become more successful, to help his एस्ट्रल एस्पेक्ट्स को और तगड़ा बनाने के लिए कोई मंत्र है या कोई स्तोत्र है जो मदद करे? ज्योतिष में ना बहुत सारे मंत्र हैं। बीज मंत्र भी हैं, सगुण मंत्र भी हैं, निर्गुण मंत्र भी हैं। जैसे एक मंत्र है राम, ठीक है, वो भी एक मंत्र है, राम 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 जपना। ठीक है, हरे राम हरे कृष्ण, ये सगुण मंत्र होते हैं। ठीक है, निर्गुण मंत्र में श्रावण मंत्र आ जाते हैं आपके, ये थोड़े से टफ और तांत्रिक टाइप के होते हैं। इनको करने के लिए यू नीड अ स्पेसिफिक गुरु और जिसको ये आता हो। इसमें श्रावण मंत्रों में जो हमारे डाइटी हैं उनको कसमें दिलाई जाती हैं कि हनुमान जी को कह रहे हैं कि आपको श्री राम की कसम आप मेरा ये काम करो, पार्वती जी को कह रहे हैं कि महादेव की कसम आप मेरा ये काम करो। तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसलिए श्रावण मंत्रों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको बहुत दिलचस्पी है तो यू शुड फाइंड अ गुरु। ठीक है, फिर आते हैं बीज मंत्र। ठीक है, बीज मंत्र में आपका जो ह्रीम क्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र के काम करते हैं। तो ऐसे मंत्र की कैटेगरी ज्योतिष में होती है। उसके बाद आपकी स्तोत्रम आते हैं, सुक्ति आती है, जैसे श्री सुक्तम बहुत पावरफुल है, ऋग्वेद का मंत्र है। जिस घर में किया जाता है वहाँ पे प्रोग्रेस होना तय बात है। सही बात। ललिता सहस्त्रनाम एक्सट्रीमली पावरफुल। ये आपको ओवरऑल पूरी 360 अबंडेंस देता है। इसको कायदे से करिए, सामने श्री यंत्र रखिए और ललिता सहस्त्रनाम पढ़िए। फिर है पुरुष सुक्तम। पुरुष सुक्तम आपके जुपिटर को बहुत बेटर कर देता है। आपका देखिए कुंडली में जुपिटर की जो पोजीशन होती है ना, वो डिसाइड करती है कि आप कितना आगे ग्रो करोगे। जुपिटर रिप्रेजेंट अबंडेंस। जैसे आपका 8th हाउस में है ना, तो ऐसे लोगों को घर बैठे काम मिलता है। ठीक है, और ये कुछ भी ना करें, सोफे पे पड़े रहें तो भी इनकी जिंदगी अच्छी चल जाएगी। जुपिटर 8th हाउस ही करता है, क्योंकि इस डायरेक्टली मनी हाउस को देखता है। तो आपको रिसोर्सेज और काम या फिर पैसा प्रकृति खेल बनाएगी और आपको दे देगी। ठीक है, और ज्यादातर काम घर पे बैठ के आराम से आ जाता है।
तो जुपिटर अब किसी किसी का खराब होता है, जुपिटर या अफ्लिक्टेड हो जाता है, अच्छी पोजीशन पे बैठकर भी रिजल्ट नहीं देता। पुरुष सूक्तम पढ़िए, ठीक है, टफ है, थोड़ा कठिन है, संस्कृत बहुत क्लिष्ट है उसकी, पर पढ़ के देखिए। बहुत एक सौम्य है विष्णु सहस्त्रनाम। जब भी आपको लगे कि घर में ना बहुत नेगेटिविटी आ गई है यार, घर में सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराइए अपने घर में। बहुत लंबा है वो, आधे घंटे का है, लंबा सा अच्छा खासा, पर उसका पाठ कराइए, आप असर देखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सुनने से भी इफेक्ट आ जाता है? सुनने से इफेक्ट आता है, पर सुनना मोबाइल चला के सुनना नहीं है। हाँ, कार चला के सुनना नहीं है, वो मजाक है वो, ठीक है। इफ यू आर लिसनिंग, आप बोल नहीं पाते हो ना, कई लोग बीमार भी होते हैं इस वजह से नहीं बोल पाते। कई लोग जैसे हमारे यहाँ NRI आते हैं, वो उनका एक्सेंट वैसा हो गया तो बोल नहीं पाते। और ऐसे भी हमारे में भी लोग हैं जो प्रॉपरली अटर नहीं कर पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो आपको ना जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा, मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है। जब आपको अर्थ पता होता है तो आपका विश्वास बहुत बढ़ता है। किसी भी चीज़ को लेकर जब आप अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपका बिलीव स्ट्रांग हो जाता है, आपका फेथ और बढ़ता है। तो जैसे आप पुरुष सूक्तम पढ़ रहे हैं तो एक बार समझें उसका मतलब क्या। आजकल तो सब इंटरनेट पे मिल जाता है आपको। सही बात है। ऐसे ही अगर किसी की लाइफ में ना ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उसका अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए, महिषासुर मर्दनी देखिए सबसे अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद नक्षत्रों के हिसाब से भी सूक्त होते हैं। जैसे कोई धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसे अष्टवसु सूक्तम पढ़ना चाहिए। ऐसे चीज़ होते हैं। कोई बहुत आलसी है तो मैं तो आजकल आपकी रेमेडी बताता हूँ कि जो बच्चे लेजी हो जाए या एम्बिशियस बहुत है पर आलस बहुत आता है, लेजीनेस बहुत आती है, तो लिंगाष्टकम पढ़े, ठीक है। अरे वाह। और लिंगाष्टकम सुने। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्यूटीफुल यार। आपने ये हॉरोकॉस्मो जो हमारा ऐप है इसमें आपका ऑडियो है, ठीक है। तो मैं तो उसे रोज सुनता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी क्लासेस में कि इसको सुनो। इतना खूबसूरत गाया है आपने। थैंक यू। गाना तो नहीं कहेंगे, चैंट किया है, चैंट किया है। लोग ये भूल जाते हैं कि चैंटिंग एक सुर में होती है। जैसे आप बोलते ना, मैं नहीं बोल पाता हूँ, मेरी उतनी हैबिट है, ठीक है। जस्ट टू ऐड, वो भी ऐसे काफी है जो सुनते गाड़ी में और वो गाने के साथ वो गाते हैं ओम भूर्भुवस्वः, बीच में पापू आवाज आ रहा है और उनको लगता है उन्होंने कर दिया गायत्री मंत्र। एक्चुअली मंत्र गाया नहीं जाता है, इट हैज टू बी अटर्ड, चैंट किया जाता है। और ये सीखा जाता है। तो इसके गुरुकुल में इसके लेक्चर्स हुआ करते थे, टीचर सिखाता है। तो जब आप बोलते हो तो ऐसे आवाज खींच के बोलना है, कब बोलना है, कब प्रेशर डालना है, ये प्रॉपर बोल। आई एम नाउ ब्रिंगिंग अनदर एस्पेक्ट टू दिस अरुण, विच इज कि एक तो है आप विजुलाइज करो, वो सही बात है। जैसे मैंने जब कहा मौन व्याख्या, you asked me and that's so true because visualize करने से you get more connected, you are more involved with that. एक प्रकार से वो एक meditation हो जाता है। उसके अलावा if you chant something which you may not initially, आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने chant किया पाठ करके और बाद में करते करते उसका मीनिंग आपने ढूंढ लिया, इवन अर्लियर आपका जो चैंट है ना, जो आवाज है जो खींच के आप करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। उदाहरण के तौर पे मुझे इसका मतलब पहले नहीं पता था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई विल से वन स्तोत्र टू विच हैड द सिमिलर इम्पैक्ट, जो पहले मुझे उसका अर्थ पता नहीं था लेकिन बाद में पता चला क्या है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल देवी श्लोक है वो, फ्रॉम देवी अपराजिता स्तोत्रम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। तो पहले तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई ओनली वुड लिसन टू इट। हमारे गुरु जब भी चैंट करते थे, रिसाइट करते थे, लेकिन एज आई अंडरस्टूड कि ये देवी का, पहले तो फर्स्ट आई अंडरस्टूड ये देवी का श्लोक है, देन आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग द गॉडेस अपराजिता, मतलब नोबडी कैन डिफीट हर। एंड एज यू सेड करेक्टली अरुण, जैसे जैसे मुझे पता चला इसका अर्थ क्या है, मैं उसमें और I got more deeper into it. तो आज भी when I say रौद्राय नमो, I feel the strength. जो आपने अभी कहा ना, खींच हो, that pulling, I just feel that. So somewhere Arun, I feel कि स्तोत्र पठन, लोग समझते पहले मेरे को संस्कृत सीखना है,
सीखिए, लेकिन पहले इफ यू लाइक इट, इवन एट ऊपर ऊपर से आपको अच्छा लग रहा है ना, तो उसको सीखो. सीखते सीखते यू विल ओनली फील लाइक लर्निंग मोर. संस्कृत आप सीखे बाद में, लेकिन एटलीस्ट लर्न द मीनिंग. लाइक यू सेइंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग यू गेट मोर इन्वॉल्वड इन दैट, है ना. और आपका फेथ बहुत, विश्वास बहुत हो जाता है कि हाँ जी. इवन फॉर हनुमान चालीसा, मैनी पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा. वो बस पढ़े जा रहे हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, क्या अर्थ है इसका. ऑल्दो वो मैथिली में लिखी हुई है तो ईजी है समझने में, पर आप कुछ भी चैंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका मतलब अर्थ जब आपको पता होता है तो आपका विश्वास और बढ़ जाता है. इवन फॉर गायत्री मंत्र इज वेरी वेरी पावरफुल. ठीक है, इसको But there's a way to say it ना. यस, इट इज़ अ वे टू से इट ऑल्सो. और इसमें ना जैसे ये मंत्र ना, स्पेशली जैसे गुरु ने दीक्षा दी है तो गायत्री की दीक्षा दी जाती है तो पढ़ना चाहिए. ठीक है, इनिशिएट करता है गुरु आपको. तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम. लेकिन अगर आपको दीक्षा नहीं मिली तो आप तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू करिए. ठीक है, अच्छा. और पूरा मंत्र पढ़िए तो भी आपके ऊपर इफेक्ट करता है. ये सूर्य के लिए मंत्र है. यू नो, मेरा जब ये थ्रेड सेरेमनी हुआ था ना, अराउंड लॉन्ग टाइम बैक, तो हमें ना ऐसे बताया था, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं. सो इट्स लाइक द स्टेट्स ऑफ आवर, जो कहते हैं ना कुंडलिनी के 7 सेंटर्स होते हैं, 7 पॉइंट्स. सो आई यूज्ड टू देन इमेजिन दैट कि हर एक ओम भू इज नीचे भू, इट गोज अप, एंड देन ऑफ कोर्स द शॉर्ट फॉर्म इज ओम भूर्भुवस्वः जो आपने कहा. आई थिंक इट्स द वे यू से इट दैट मेक्स अ डिफरेंस ना. ये बहुत लोगों को समझना पड़ेगा कि गाने में और चैंटिंग में डिफरेंस होता है. ओम भूर्भुवस्वः, वो इट्स वेरी मेलोडियस बट इट डज नॉट हैव द इम्पैक्ट. आई थिंक मंत्रों के लिए चैंटिंग इज नेसेसरी. और जैसे गायत्री मंत्र की हम बात कर रहे हैं तो ज्योतिष जिसको सीखना होता है ना, एस्ट्रोलॉजी जिसको सीखनी होती है, तो अब ये ग्रहों के राजा सूर्य हैं, तो राजा के किंगडम में जा रहे हो तो राजा के सामने सर झुकाना पड़ेगा. तो हर एस्ट्रोलॉजर को या ज्योतिष की जो भी इसकी प्रैक्टिस कर रहा है उसको एक तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए. और जितना गायत्री मंत्र पढ़ोगे आपकी प्रेडिक्शंस उतनी अच्छी होने लग जाती हैं. कितने बार इफ वन वर टू स्टार्ट डूइंग एक स्टैंडर्ड नंबर बनाया गया है 1,25,000. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कि 1,25,000 आपको करने ही है. एक सिटिंग में नहीं, एक सिटिंग में तो नहीं हो कैसे, पाएगा. वही तो कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली कैसे, मतलब प्रैक्टिकली इसको ऐसे किया जाता है कि आप संकल्प लीजिए कि मैं 11 दिन तक हर दिन 1,000 बार ये चैंट करूंगा. ओके. ये आपने संकल्प लिया. ठीक है, जैसे कोई भी यज्ञ हवन होता है तो पंडित जी पहले संकल्प दिलवाते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ. सही बात है. मैं सारे 5 एलिमेंट से, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से प्रे करता हूँ कि मुझे क्षमता दें कि मैं ये कार्य कर सकूँ और सफलता से पूरा हो जाए. तो आपने पहले संकल्प लिया 11 दिन का कि हर दिन 11,000 करूंगा, तो 11,000 हो गए आपके. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन टेक अ ब्रेक. करेक्ट. ठीक है, आप एक छोटा सा यज्ञ करिए, हवन करिए कि अभी मेरे 11,000, ये आपके ना संचित कर्म में आ जाएगा. ये आपका जो आपकी चैंटिंग है ये स्टोर हो गई. इट इज लाइक एफडी, कि आपने एफडी करके रख दी है. कुछ दिनों बाद आपने काम किया, घूम फिर के आ गए और आपको फिर से स्टार्ट करना है. देन अगेन टेक अ संकल्प कि अभी ना 21 दिन तक करूंगा और हर दिन 2,000 करूंगा. अरे वाह. ठीक है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे, इवन यू कैन टेक संकल्प फॉर 5 days ऑल्सो. महीने भर का भी ले सकते हो आप. अभी मैंने अपने गुरुजी से पूछा था. ठीक है, तो उन्होंने तो कहा था कि आओ मेरे साथ बैठो, सुबह बैठते हैं रात तक करते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर वो क्षमता है करने की, मेरी तो कमर दर्द हो जाएगी. ठीक है, सो इतना टफ करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप इस हिसाब से कर सकते हो. बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस तरह से किसी एक मंत्र के साथ कर रहे हैं, वो गायत्री मंत्र हो सकता है, वो कोई बीज मंत्र हो सकता है, उस समय आप एकदम से तामसिक खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए. ठीक है, उस समय आप किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व बिल्कुल मत होइए. फूड का बहुत ध्यान रखिए अपने, और अपने स्लीप, सोने का ध्यान रखिए. ठीक है, तो थोड़ा सात्विक आपको बनना पड़ता है उन मंत्रों का असर लेने के लिए. इधर आप मंत्र पढ़ रहे हो, उधर बाहर जाके बीड़ी फूक रहे हो. ठीक है, तो काम नहीं करेगा वो आपके ऊपर, मतलब इम्पैक्ट नहीं होगा. यस, इसीलिए आप जितने भी इनको देखोगे ना, कथावाचक हैं या स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये सब प्याज लहसुन छोड़ने के लिए बोलते हैं. प्याज लहसुन इनके लिए
मसूर की दाल, ये सब क्या है, ये सब तामसिक भोजन में आता है। ये आपको बैठने ही नहीं देगा मंत्र करने के लिए। सही बात है। आपके मन में इतने थॉट्स आएंगे, इतने विचार आएंगे कि आप बैठ ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप देखो प्याज, लहसुन, मसूर दाल, इनको छोड़ने के लिए कहा जाता है जब आप साधना में जा रहे हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, ताकि आप और सात्विक और शांत हो सको। आपका शरीर, बॉडी, आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड हाउस है आपका, ठीक है। तो इवन आपकी फूड की हैबिट्स भी हम बता सकते हैं ज्योतिष में कि कैसी होगी। जैसे किसी का केतु बैठा है तो चटपटा बहुत पसंद आता है उसे, ठीक है। किसी का राहु सेकंड हाउस में तो उसे ये पैकेज फूड्स खाने का बड़ा शौक होता है। मंगल में मीठा बहुत पसंद आता है उसको। शनि में तो उसकी कुछ आदत ही नहीं हो, कभी भी कुछ भी खा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड हाउस देखिए, खाने को, खाना भी वही हाउस है। सेकंड हाउस जहाँ 4 लिखा है आपका, वही हाउस पैसे का भी है, धन का भी है। इसीलिए आप इंडियन कल्चर में देखेंगे खाने को, खाने के तरीके पे हमेशा से, अब तो उतना नहीं है, ध्यान दिया गया है कि खाने खाते समय बोलो मत, ठीक है। खाना खाते समय जमीन पे बैठो, पलथी मार के बैठो। एक भोजन मंत्र होता है कि भोजन मंत्र पढ़ो, ठीक है। ओम शैना भवतु शैनो भुनक्तु सवीर्यम करवा वहे तेजस्वी नावदीतमस्तु माँ विद्विषा वहे, वो पढ़ो आप। उसके बाद आप भोजन करो। तो हमेशा खाने को एक इम्पोर्टेंस दी गई है कि बेटा तुम बेड पे बैठ के मत खाना, क्योंकि बेड है आपका 12th हाउस, वो लॉस का हाउस है। तो खाना लेके 12th हाउस में गए तो पैसे का लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स को पता थी, उन्होंने कनेक्ट की हैं, और आज ज्योतिष में हम वही समझते हैं, समझाते हैं। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप साधना कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं अराउंड 30 एज पे, तभी कुछ समय के लिए मैं गुरु के बहुत पास था। तो आई रिमेंबर उन्होंने मुझे अनुष्ठान दिया था करने को। अनुष्ठान मतलब वही था, फॉर 7 days का एक टाइम था, संकल्प लिया, और फिर एवरी डे आई हैड टू वेक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स। 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे देवी का एक श्लोक 54 टाइम्स, और एक श्लोक 108 टाइम्स, और एक श्लोक 54 टाइम्स, ये एक साइकिल। उसके बाद गायत्री मंत्र 108 टाइम्स। वो करने के पहले एक दिया लगाना होता है, धूप का, घी का दिया। और फॉर 7 days, एज यू आर सेइंग, डाइट हैज़ टू बी ओनली नो non-veg, no tamasikta at all, no lasun, nothing, as simple as possible. And I did that 7 days. And मुझे इतना अच्छा लगता था। ये अलग बात है कि अनुष्ठान होने के बाद मेरे को बहुत नींद भी आती थी, बिकॉज 3 o'clock बॉडी रेडी नहीं है ना हमारी इतनी, ठीक है। तो जब भी आप, इवन आप सत्संग में बैठ जाओ किसी, कुछ ना करो तो भी नींद आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है कि इतना ज्ञान, इतनी पॉजिटिविटी कैसे झेलूंगा। बट द फैक्ट इज, वो करने से, और मैंने एक बार नहीं, वो साइकिल जो 7 days का है, मैंने 4-5 बार किया हो, तो उसका इम्पैक्ट मुझे कभी कभी लगता है कि अभी भी है। वो जो किया, जो वाइब्रेशनल एक इफेक्ट आ गया, वो अभी भी है। इट शार्पन्स द माइंड, बिकॉज हम इतना वो उसका कर रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि व्हेन यू डू गायत्री मंत्र, वो आप इतना टाइम तो करो, 101% उसका इफेक्ट न चाहते हुए भी आएगा। यस, बिल्कुल आएगा। इट शार्पन्स द माइंड। यस, सूर्य मजबूत होता है ना, आपका तेज बढ़ता है, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी जैसे सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, उनके वो फील करते हैं वो चीज़, और आपका नहीं है तो आप करिए गायत्री में। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी को करनी चाहिए। जैसे अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या लाइफ में ना भसड़ बहुत मची हुई है, आप 40 दिन तक सात्विक भोजन करके देखिए। ये शुक्र का उपाय ज्योतिष में बताया जाता है। अभी क्या ज्योतिष में प्लैनेट्स को जोड़ दिया जाता है ताकि आप बात किसी कैसे भी मानो, ठीक है। तो आप सात्विक भोजन 40 दिन तक करिए, और 40 दिन तक आप किसी को अब्यूज मत करिए, ठीक है। गलत शब्द मत बोलिए अपने मुंह से, क्योंकि शुक्र आपके बात करने का तरीका भी है, ठीक है। आप किसी रईस इंसान को देखोगे तो एक अदब होती है उनके अंदर, एक ह्यूमिलिटी होती है उनके अंदर, लगता है कि खानदानी रईस है, ठीक है। तो शुक्र दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ जब करेगा इंसान, अपने फूड को चेंज करेगा, बहुत असर पड़ता है उसका। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा ना कि वो असर बाद में भी रहता है। फिर आप उसको, इट इज़ लाइक अ एडिक्शन, कि आपको वो जो मज़ा आया था ना वो करने में, ठीक है, शुरुआत में बहुत टफ रहेगा, छोड़ के भाग जाओगे, सबके साथ होता है ये। जो टिक जाता है उसको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, ये लग्जरी है, ये लग्जरी है, हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके अटेन कर पाते हो आप। तो मुझे ऐसे भी लगता है अरुण कि एज यू मस्ट हैव सीन मी, आदिदास पहन के नॉर्मल डूड, मुझे चॉइस था दूध बनना है कि डूड बनना है, मैं डूड बन गया। लेकिन ये एक कोर जो है ना, स्ट्रीक,
तो मैं कभी कभी पूछता हूँ या सोचता हूँ कि इज इट बिकॉज ऑफ सर्टन लाइव्स आई हैव लेड बिफोर, ये जन्म उस फैमिली में हुआ जो हम चित्रापुर सारस्वत कोंकणी, तो उस फैमिली में हुआ जहाँ पे मुझे मेरे गुरु मिल गए, तो डिड द सोल डिसाइड टू कम इनटू दैट फैमिली? बिकॉज ऐसे आ गया, अभी मैं हूँ यहाँ पे इस फैमिली में, मुझे मेरे गुरु प्राप्त हुए स्वामी सद्गुरुराज शंकराश्रम, बट डेफिनेटली ऐसे मुझे लगता है कि द सोल हैज़ टेकन सम बर्थ्स, कि वो आप तांत्रिक थे पिछले जन्म में, ठीक है, जैसे कुंडली से अगर बताना हो कि पास्ट मैं लाइफ वही सोचा था, आप देख रहे थे वहाँ पे, तो कुछ आपका आपने पास्ट कैलकुलेशन। लाइफ बोला ना, तो मैंने देखा 5वां घर हमारा पास्ट लाइफ होता है, ठीक है, तो आप देखिए 5वें घर में 7 नंबर लिखा है आपके, उसका मालिक बैठा है वीनस 8th हाउस में। 8th हाउस इज ऑल अबाउट तंत्र, अकल्ट एंड ऑल। लेफ्ट साइड के जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस होती, ज्योतिष भी इसी में आता है, तो अकल्ट और ये सब कुछ, तो वो आपके पास लाइफ में वो था, ठीक है। जुपिटर को बोला जाता है जीव कारक। जीव कारक मतलब हम जिंदा है ना, तो हम जीव कारक हैं, ठीक है। जुपिटर आपकी शुरुआत है, जब आपका बर्थ हुआ तो जुपिटर वॉज यू। अब जुपिटर से पहले क्या देखिए, राहु बैठा है जुपिटर से पहले। राहु इज ऑल अबाउट, आप ना इसमें नहीं थे अभी, तो आप सात्विक उसमें आ गए हो, भगवान शिव के आसपास। पहले आप तंत्र में थे, तांत्रिक क्रिया करते थे। Maybe is that the reason why I'm also, there is some part which wants to अघोरियों के बारे में, पास्ट लाइफ में जो भी हमने किया होता है ना, वो हमें इट इज लाइक कि जलेबी खाई हमने, इतनी जलेबी खाई कि अब हमें जलेबी का इन एंड आउट सब पता है, ठीक है। ऐसे ही पास्ट लाइफ में आपने इतना ये सब एक्सपीरियंस किया कि पैदा होते ही ये टैलेंट आप लेकर आए थे। कुछ बच्चे पैदा होते बोलने में माहिर होते हैं, हाँ, कुछ पैदा होते पेंटिंग में माहिर होते हैं। एग्जैक्टली, आई हैव सीन दैट, तबला बजाने में, छोटा बच्चा तबला तो ये बजाता क्या है। है, पास्ट लाइफ में आप इतना करके आए हो कि आपका नेचुरल टैलेंट बन जाता है, इसलिए 5th हाउस टैलेंट का भी बोला जाता है। जैसे क्रिएटिविटी, पेंटिंग, वो भी वीनस से रिप्रेजेंट होती है, 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड में आपका बैठा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपने करके लाए हो, अभी वो आपका टैलेंट था, वो आप उसको इधर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इतना जितना इस लाइफ में करोगे आगे की लाइफ में वो मिलेगा। कई सारे गुरु होते हैं मयूर जी, या मैंने सुना है कि वो प्लानिंग करते हैं इनलाइटमेंट का, एक लाइफ के लिए नहीं, 4 लाइफ के लिए। वो कहते हैं कि इस लाइफ में तो मैंने इतना किया, क्योंकि वो इतना, पहले तो हमारे ऋषि महर्षि बहुत जीते थे, अभी क्या है कि हम उतना जीते नहीं हैं, हमारी उम्र ही बायोलॉजिकल 80-100 साल की है, तो इस लाइफ में इतना किया, अब इसको मैं अगले लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, फिर अगले लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तब जाके इनलाइटमेंट मिलेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज मैंने देखे ऐसे जो खुद के एज को कंट्रोल कर सकते हैं, या वो क्या कहते हैं उसको, समाधि ले सकते हैं, व्हेन दे रियलाइज कि नाउ दे नीड अनदर बॉडी। उसका कुछ शब्द है, आई हैव सीन वन मॉन्क इन टिबेट, जो आके बैठता है नीचे, फिर लेट जाता है, उसके आजू बाजू उसके डिसाइपल्स हैं, ये वीडियो मैंने देखा है। They start chanting, और आफ्टर अ फ्यू couple of minutes वो देह छोड़ देता है, उसका हाथ गिर जाता है, उसी बॉडी को वो लेके जाते हैं और एक चेयर पे रख देते हैं। He has decided to take his own, समाधि लेते हैं वो। तो in that sense when they feel that it is time to, हाँ, ये मैंने भी वाला वीडियो देखा जो आप कह रहे हो, कि बैठते हैं, उसके बाद उनकी सांस खत्म हो जाती है, समाधि लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड ना अरुण, इसकी ये भी एक प्रकार का बहुत एडवांस साइंस है ना। स्वामी रामा करके आपने अगर सुना है तो उन्होंने पुस्तक भी लिखे हैं, तो मैंने पुस्तक पढ़ा और मैंने उनकी वीडियोस भी हैं। अभी वो उन्होंने समाधि ली है, लेकिन उनके एक वीडियो में वो यूएस में गए थे, उनको लेके गए थे सम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड एडवांस लोग। ही हैड द एबिलिटी टू कंट्रोल, वो कंट्रोल कर सकते थे उनके आंतरिक मूवमेंट्स को। ही कुड कंट्रोल द मूवमेंट और द बीटिंग ऑफ द हार्ट, द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड। उतना उनका योगा एडवांस था। तो ऐसे भी लोग हैं ना, जो हम साइंस की तरफ देखते तो हम सोचते कि बस इतना ही है, लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत कुछ हुआ है, मतलब इस दुनिया में लोगों ने एक्सपीरियंस किया और हमें प्रूफ दिया है। अच्छा, और एक मुझे पूछना था, विच आई थिंक इवन आवर व्यूअर्स विल बी कीन टू नो, कि प्लैनेटरी मूवमेंट जो होते हैं उनका इम्पैक्ट वेव्स, ओशन वेव्स पे भी होता है ना। जैसे अमावस्या के
दिन या रात को। और ऐसे भी कहा जाता है कि उस दिन, उस रात को कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं, या पीपल हु हैव अ बिट ऑफ अ डिफ़िकल्टी, मेंटली कुछ डिफ़िकल्टी होती है, वो और उनका इंक्रीज हो जाता है। इवन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जो लोग पूर्णिमा में या अमावस्या को पैदा हुए होते हैं, ठीक है, अच्छा। तो इनकी कुंडली में क्या होगा, जैसे आपको किसी की कुंडली दिखे, सन एंड मून एक साथ दिख जाए एक ही हाउस में, तो वो अमावस्या को पैदा हुआ है, ठीक है। और किसी की कुंडली में सन के अपोजिट मून है तो पूर्णिमा को पैदा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि पंचांग भी ऐसे ही काम करता है, मून के रोटेशन पे तिथियां बदलती हैं, तो कुंडली में वही चीज़ लिख कर आती है, ठीक है। जो पूर्णिमा में पैदा हुआ है, जो अमावस्या में पैदा हुआ, लाइफ में, पूरी लाइफ में ये हमेशा इनकी जो प्रॉब्लम है वो इमोशनल है, भावना से जुड़ी हुई है, ठीक है। नौकरी में बहुत इमोशनल हो गए थे, अब छूट गई तो दुख हो रहा है, किसी से बहुत इमोशनल हो गए थे, वेरी फ्लक्चुएटिंग। यस, इमोशंस की प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये उस समय उस मुहूर्त में पैदा हुए हैं जिसमें चंद्रमा अपनी पीक एनर्जी पर था। अच्छा। या तो अमावस्या में जा रहा था या फिर पूर्णिमा में जा रहा था, ऐसा होता है। और इवन इन जनरल लाइफ में मैंने जो नोटिस किया है कि लोग ना अपने एक्सट्रीम इमोशन में चले जाते हैं उस दिन, जैसे खुश हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। सो इट हैपेंस। यस, इट हैपेंस, ये होता है, ठीक है। तो जैसे कई बार मेरे तो अभी बहुत सारे क्लाइंट व्हाट्सएप पे दोस्त बन गए हैं, ठीक है, तो जब वो फ़ोन करते हैं और बहुत सारे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं देखता हूँ पूर्णिमा आ गई क्या, ठीक है। तो ये होता है कि अभी 2 दिन रुक जाओ, चंद्रमा तो और एक पॉजिटिव आपको मैं बताता हूँ कि एक था समय जब भी मेरे गुरु ने कहा था कि पूर्णिमा या अमावस्या के रात को आप अगर 1 माला जप कर रहे हो तो 10 माला करो। यस। तो आई थिंक इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट कि वो इंक्रीज हो जाता है इम्पैक्ट। अमावस्या की जो रात है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसको कहा जाता है कि ये पितरों के लिए समर्पित दिन होता है, रात अच्छा। होती है। इस दिन आप अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपके जितने रुके काम है सब बनते हैं, ठीक अच्छा। है। इस दिन अगर आप डोनेशन करते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इनको ज़रूर, संक्रांति, इनको ज़रूर डोनेट करना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ अपने घर से अन्न डोनेट करिए, पैसा दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता हो, पर इन 4 तिथियों में आपको डोनेट करना चाहिए। और अमावस्या की बहुत सिग्निफिकेंस है, जितने भी पितृदोष से रिलेटेड या पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लोगों को, या राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, राहु इज अ बिग ट्रबल मेकर, ठीक है। इवन ज्योतिष में मैं कहता हूँ कि रोजी रोटी चलाता है ज्योतिषियों की, ठीक है। लोगों को ट्रबल देता है, फिर लोग एस्ट्रोलॉजी में कुंडली दिखाने आते हैं, ठीक है। सो राहु का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अमावस्या की रात में गंगा स्नान करें, ठीक है। अब जैसे कई लोग नहीं रह पाते गंगा जी के आसपास, तो गंगा जल तो आजकल ऑथेंटिक मिल जाता है। अपने पानी में मिला के नहाएं, आपको बहुत फ़ायदा होता है इससे। आपका राहु जितनी भी ट्रबल मेक कर रहा है कुंडली में, वो सब शांत हो जाता है। तो अमावस्या की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए एक टेक अवे यहाँ से है कि जो लोग देख रहे हैं, जो साधना करना चाहते हैं, बिकॉज यू नो दैट आई डू दैट स्पिरिचुअल रिट्रीट, तो मतलब ये मैं सीख रहा हूँ कि अमावस्या या पूर्णिमा के रात को अगर जो जप कर रहा है, जो मेडिटेशन करना चाहता है, उन दिनों में, उन रातों में अगर ज़्यादा करेगा तो उसका इम्पैक्ट। सिमिलरली दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, हाँ, अच्छा, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रखती हैं ज्योतिष के अंदर भी और इन जनरल भी। इनमें आपको इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई मंत्र सिद्ध करना है तो दिवाली की रात को करो, अच्छा, ठीक है। उस समय प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स भी ऐसी होती हैं जो आपको ब्लेस कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये 2-4 रातें ऐसी हैं जिसमें अगर जो सो इट कम्स डाउन टू द मेन पॉइंट विच इज द प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स, उससे फिर वो सब कनेक्ट हो जाता है। इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं आपको बताना चाहता था कि व्हेन आई मेट दैट अघोरी साधु आफ्टर माय इंटरव्यू, तो मैं एक शंख लेके गया था। मेरे पास अभी 2 हैं शंख। लास्ट टाइम मैं लेके आया था वो अलग है, लेकिन ये जो शंख है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऑफ कोर्स मैंने इसको थोड़ा अलग बनाया बिकॉज दोनों एक समान लगते हैं। जो और एक है मेरे घर पे, ये आपने खुद से पेंट किया है? हाँ, थोड़ा बहुत वो बुद्ध और एक्साइट हो गया। तो आई जस्ट फेल्ट लाइक bringing this because this has been blessed by the Aghori Sadhu. मेरे लिए blessing is not कुछ miracle ऐसा नहीं है। It is उनका जो vibration है मन के द्वारा, जो thoughts हैं वो एक blessing के through आ जाते हैं। So he touched it, he held it and he gave it. But I think I said it earlier also कि उन्होंने कहा कि शंख बजाने से entire body और अंदर के जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, अंदर का जो कॉन्शियसनेस है, थॉट्स है, सब कुछ इट गेट्स एक्साइटेड, एक इंस्पायर्ड हो जाता है।
एंड दैट कैन लीड टू बेटर एक्शंस. तो मैंने सोचा कि ये शंख आपको दिखाऊं, बिकॉज आई नो यू आर अ वाइब्रेंट एस्ट्रोलॉजर. सच्ची में आप हो. एंड आप भी बहुत कुछ लेके आए हैं आपके पहले जन्म से. मुझे पता है 100%. सिर्फ कि मैं उतना नहीं बात करता हूँ उसके बारे में, लेकिन मुझे पता है. तो एक शंख का वाइब्रेशन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, एज ऑल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ द अघोरी फॉर ऑल ऑफ अस. हर हर महादेव. हर हर महादेव. बाप रे, so powerful. ये उन्होंने ब्लेस किया, इसलिए एक झटके में आ गया. नहीं तो आपको पता है शंख बजाना बहुत टफ है. मैंने तो बहुत ट्राई किया, तो लंग्स का बहुत यूज चाहिए. एंड आफ्टर माय एक्सीडेंट आई एम एबल टू प्ले. बट दे डू हैव अघोरी. आई नो इट, आई हैव स्पोकन अबाउट इट इनके बारे में आपके साथ. लेकिन उनको जब भी उनको जो अघोरी बाबा को मैंने देखा उस दिन, एंड जब भी मैं उनको देखता हूँ, as you were saying, something from my past gets active 100%. आप ये सोचिए अरुण, आई एम जस्ट चेंजिंग द टॉपिक अ बिट, कि मेरे गुरु को मैंने जब भी देखा पहले बार, इट वॉज इन अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. वो पिताजी मम्मी को बोल रहे थे कि ये हमारे गुरु होने वाले हैं. आई एम टॉक अबाउट 1997. तो मैंने जब भी देखा तो मुझे क्यों ऐसे लगा कि मैंने जब भी पता कर लिया कि पिताजी जा रहे हैं, वो पट्टाभिषेक का है, कि मैं भी जाऊंगा. मेरे साथ जो बाकी के मेरे दोस्त हैं, एंड दे आर वंडरफुल पीपल, उनको दे वर ओके. मैं कैलाश गया फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद तो कैलाश क्या जा रहा है, कैलाश. लेकिन मुझे आई फेल्ट लाइक गोइंग. ये जो फीलिंग है इज कनेक्टेड टू समथिंग आई ब्रॉट फ्रॉम माई पास्ट लाइफ. तो अघोरियों को मैं जब भी देखा, इन अघोरी साधु को इनको देखा, तो देयर वाज नो फियर आई फेल्ट. मतलब वो होता ना कि बाप रे वो ऐसे डरावने हैं, ऐसे नहीं हैं. वो शायद डरावना उनका जो एक पर्सनालिटी दिखाते हैं, सो दैट जो लोग हैं जो जिनके साथ वो एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, वो दूर ही रहते हैं. जैसे आप अगर गए अरुण, तो दे विल बी वेलकमिंग बिकॉज दे अंडरस्टैंड कौन किसके लिए आया है. तो व्हेन आई मेट दिस अघोरी साधु, I also took the permission to write part 3, because for part 1 and part 2 the permission came from inside. अभी वो क्या प्रोसेस है वो मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मतलब आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, बट आई फेल्ट वो उन्होंने बता दिया. लेकिन थर्ड पार्ट के लिए आई डोंट नो, आई डिडंट गेट दैट. तो उनको पता था, उन्होंने कहा कि आपके पुस्तक अच्छे कर रहे हैं, मतलब समथिंग ही सी दीज थिंग्स दे गेट टू नो इफ दे वांट टू. उनको अगर वो चैनल लगा के सोचना है कि मयूर का क्या चल रहा है, वो कर सकते हैं. जैसे आप देख के बता रहे हैं, वो देख के भी बता सकते हैं. ये सच है. So he blessed me with that also too, because he said the 2 books are doing well, and so I said I need the blessing to write the part 3. तो उन्होंने कहा उनके ढंग में कि 3 ने और लिखो. तो जब भी मैं बाहर आया ना अरुण, और ये भी मुझे बताना था कि और एक चीज़ जो मैंने फील करी वहाँ पे, वो थी like a message from them to me, from them as in from that Aghori sadhu, ki why are you only talking about Aghori? Why are you only talking about us? What about Naga Babas? What about Hatha Yogis? Don't they also require something to be spoken about? कि उनके बारे में भी लिखो. ऐसे एक solid feeling है अंदर. और अरुण, ये feelings ना, ये क्यों हो रहा है, कैसे दिखाओ, ऐसे नहीं होता है. It's a feeling. और ये सब लेके मैं आज आपके सामने मुझे आना था,
एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस एंड ऑल्सो लिसन, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलवेज मानता हूँ कि आपके साथ इट्स नेवर अ पॉडकास्ट, इट्स अ वंडर, इट इज़ अ पॉडकास्ट बट इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन, Yes. बिकॉज इट्स अ टू वे थिंग. आपके इतने अच्छे पॉइंट्स थे विच नॉट ओनली मी बट एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट उनको भी समझ में आएगा. जैसे आपने कहा कि लिसनिंग टू पुरुष सूक्त इज नॉट ओनली बाय रिकॉर्डिंग. You call somebody and listen fresh from the Yes. voice, बिल्कुल. उससे आ जाएगा. बिकॉज ऐसे भी लोग हैं वो जो मानते हैं कि अगर करना है तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा. वो सीखो लेकिन सुनो भी ना, बट सुनो नॉट फ्रॉम मीडिया, लिसन फ्रॉम द रियल पर्सन. तो एक श्लोक बोल के मेरे तरफ से आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट. इज दैट ओके? Sure. या आई लव चैंटिंग श्लोकास. वो भी मैं लेके आया पास्ट लाइफ से. ऐसा मरकुरी लगता है है आपका. ठीक. आज ये भी कुछ पता चला मुझे. आपका बुद्ध बहुत अच्छा है. हाँ, एक श्लोक एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिगार्ड्स फॉर योर ब्रदर एंड फॉर यू एंड फॉर द एंटायर टीम. ये एक सरेंडर का श्लोक है जो मैं ऑलवेज चैंट करता हूँ व्हेनेवर आई वांट टू एक्सप्रेस माय लव फॉर माय गुरु. सर्वं सदा शिवसहस्वममापराधं मग्नं समुद्धरमहत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि. गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्यांश्च तव दर्शनात् देवो दाता च भोक्ता च देवरूपमिदं जगत् देवो जयति सर्वत्र यो देवः सोऽहमेव हि. विश्वेश्वराय विषकण्ठविभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय. ओम शांति 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 ही. थैंक यू सो मच मयूर जी एक बार फिर से आने के लिए. और अब आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है. और आपका बुद्ध इतना अच्छा है तो बोलने के मौका हमारा पॉडकास्ट आपको ज़रूर देता रहेगा. थैंक यू सो मच दिल से. बहुत मैं इतना कहता हूँ कि आपका भी बुद्ध चेक करो. आपका भी बुद्ध बहुत अच्छा है. थैंक यू. राधे राधे. हर हर महादेव. राधे राधे.